हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जो भौतिक विभाजन है मूलतः पहाड़, मैदान, तटीय मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और द्वीपों से बना है। कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग उत्तर में पर्वत पहाड़ ये पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना। ये नहीं पढ़े अभी तक, पढ़े हैं इसको? ये पढ़ चुके हैं, कल हम लोग इसको कर चुके हैं, ठीक है। मरुस्थल अभी नहीं हुआ है, प्रायद्वीपीय पठार हो गया है और द्वीप नहीं हुआ है। हुआ क्या है एक्स्ट्रा में? ये नदियाँ हो गई हैं और कुछ मात्रा में जलप्रपात भी हो गया है। ये उसके बताने क्रम में मैंने आपको बता दिया है कि वाटर बॉडीज़ कैसी होती है। तो थोड़ा सा इसका चेक करते हैं, फिर इन सबको आज ख़त्म करेंगे। कोई दिक्कत? मैंने कहा था कि आज भौतिक विभाजन समाप्त हो जाएगा आज के बाद, मतलब बचने के लिए तो बचेगा ही, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बचेगा। थोड़ा सा बताइए पहाड़ का। सह्याद्री रेंज का 2 शिखर का नाम बताइए। जो मैंने बताया नहीं। यहाँ सह्याद्री है ना, ये दो यदि बोलना होगा तो बोलेंगे कालसुबाई और कुद्रेमुख, ठीक है। क्या नाम है? कुद्रेमुख और कालसुबाई। कुद्रेमुख इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे खनिज का भंडार वहाँ ज़्यादा है। कोलार की जो खान है वो इसके आसपास ही है, ठीक है, जहाँ चांदी वगैरह भी मिलता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। तो जीएस के हिसाब से याद रखिएगा कुद्रेमुख और कालसुबाई सह्याद्री रेंज पर, इधर ही। बोले सर तो सब बताया, रत्नागिरी नहीं बताया। तो रत्नागिरी कहाँ पर है? इस जगह पर ये रत्नापुर, जो कि महाराष्ट्र और इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। जंगल बड़ा है और प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? अल्फांसो आम के लिए और काजू वगैरह के खेती के लिए, ठीक है। अल्फांसो कहाँ पर पाया जाता है बहुतायत में? तो वो है रत्नागिरी, ठीक है। चलिए अब बताइए नागा पहाड़ियों का क्या महत्व है? नागा पहाड़ी पटकाई बुम के बाद कौन सी 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो बहुत प्रसिद्ध हैं? गारो, खासी और जय, ठीक है। लुसाई नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पहाड़ की चोटी है, वो कौन सी चोटी है? महेंद्रगिरी। यहाँ पर 2 चोटियाँ हैं, ठीक है। ऊटी कहाँ पर है? यानी नीलगिरी पहाड़ी का पार्ट है, ठीक है ना। इधर अरावली रेंज का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंचा है गुरु शिखर। ऊपर में आइए, काराकोरम के आसपास कौन सा एक चोटी है ऊंचा? केटू, हाँ केटू, ठीक है। लद्दाख श्रेणी में एक ऐसी चोटी है जो सबसे खड़ी ढाल जिसकी मानी जाती है, राककोशी। क्या नाम है? राकाकोशी भी लिखते हैं उसको। उसकी ढाल जो है वर्ल्ड में सबसे खड़ी मानी जाती है, राककोशी का। इधर आइए तो नंदा पर्वत, क्रम से बता दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर नामचा बरवा से आप इधर बढ़िए। नामचा बरवा के बाद कौन सा है? कंचनजंगा, सिक्किम के आसपास। उसके बाद मकालू के बाद एवरेस्ट के बाद धौलागिरी, नंदा देवी, और फिर इधर बढ़ते हुए नंगा पर्वत तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। इधर आइए, इधर 3 पहाड़ियाँ हैं। ये बेसिकली ये जो पहाड़ी चल रही है ये विंध्यन रेंज ही है, और उसके नीचे आएंगे तो सतपुड़ा है। इस जगह पे जो है ना, इसको मैकाल रेंज कहते हैं। ये मैकाल रेंज है, ये छोटा नागपुर का रेंज है। यहाँ पर आपको अजंता के बारे में मैंने बताया था कि अजंता है, और ये एरिया सतमाला है। यहाँ पर सतमाला है, तो सतमाला, अजंता, और ये हो गया आपको, ये पूरा विंध्य चलेगा इधर, और यहाँ पर है मैकाल, और ये है छोटा नागपुर, ठीक है।
वहीं पर महादेव की पहाड़ियाँ भी बगल में है। महादेव और मैकाल आसपास है, इधर महादेव इधर मैकाल, ठीक है। तो महादेव मैकाल ये सब अजंता, ठीक है। नीचे आएंगे तो एक यहाँ पे कौन सा है, सतमाला, मैंने बताया था यहाँ सतमाला है। और ये जो छोटा सा दिख रहा है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ कहते हैं इसको। तो कहीं पूछ सकता है हरिश्चंद्र की पहाड़ी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें नीचे आए थे तो हम लोग पठार के हिसाब से देखे थे, तो क्या था पठार में, इधर बीच, हम बीच में देखे थे क्या, यहाँ पे हम लोग जान के ग्वालियर रखे थे, छोटा है, बहुत कम महत्वपूर्ण, लेकिन उससे बताने के लिए ग्वालियर के इधर 2 एम है, एक है मालवा और एक है मारवाड़, और इधर थोड़ा सा बुंदेलखंड के, ये जो दिख रहा नहीं, और ये है बघेलखंड, ये बुंदेलखंड और ये है बघेलखंड, ठीक है। पहाड़ियों में भी देख रहे थे तो यहाँ पर क्या था, 2 पहाड़ियाँ थी, एक कैमूर की पहाड़ी भी थी यहाँ पर, और एक क्या था, भेर घाट की पहाड़ी थी, तो ये यहाँ पर था। अब इसी में क्या है कि पठार को जब देखेंगे तो पठार में यहाँ पर रांची का पठार आ जाएगा, हजारीबाग का पठार भी आ जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल छोटा नागपुर का पठार का, ठीक है। तो वही जब यहाँ से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, बघेलखंड के बाद बस्तर के बाद वही तेलंगाना कहिए, हाँ वो भी है, और उसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे करके इधर से आएंगे तो यहाँ विदर्भ हो जाएगा। अब विदर्भ के बाद यहाँ पर दक्कन के बाद धारवाड़, है ना। तो आप लोगों को तो सब याद ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत। यहाँ क्या है बताइए तो, मालदा गैप है, और यहाँ क्या है, मेघालय का पट्टा। तो ये दोनों को गैप पर क्या होता है, मैंने बताया था 2 प्लेट जब टकराती हैं तो या तो ऊपर उठेगा या धंस जाएगा। जब ऊपर उठेगा तो यहाँ हिमालय बनेगा, और जब धंस जाएगा कहीं पर कोई चीज़ तो वहाँ पर गैप आएगा। तो दोनों ही एक भौगोलिक फीचर है, ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ कल आपने कमेंट में लिखा भी था उसको। तो पहाड़ी क्या ना, वो तो विशाखापट्टनम एक नॉर्मल ही है, उसका पहाड़ी नाम से नोमेनक्लेचर नहीं है। तो एकदम एब्रप्टली यदि पूछेगा पहाड़ी सबसे ऊंचा कौन है तो महेंद्रगिरी ही दिमाग में रखिए, ठीक है। हाँ ये पूछे कि लास्ट पॉइंट कौन है तो यहाँ का महेंद्रगिरी है, आखिरी पहाड़ी कौन है तो ये सबसे ऊंची पहाड़ी महेंद्रगिरी, इधर का सबसे ऊंची बोले तो अनाईमुड़ी, एकदम क्लियर है, ठीक है। विशाखापट्टनम एक ऐसा है कि मतलब हाईएस्ट जगह पे बसा हुआ बड़ा शहर, ठीक है। उससे यहाँ है देखिए विशाखापट्टनम कहाँ पर है आपका, ये है विशाखापट्टनम, ठीक है ना, ये वाला। तो ये बेसिकली वैसा नहीं है, तो देख रहे हैं इसका कलर से पता चल रहा है। तो पहाड़ आप लोग का मोटा मोटी क्लियर है और पठार भी क्लियर है। क्या पीयूष तुम्हारा क्लियर है? कहाँ थे इतने दिन तक? एग्ज़ाम बढ़ गया आगे हैं? अच्छा, तो अब एग्ज़ाम कब है? मतलब उसका डेट नहीं पता, प्रमोट कर दिया सबको। तो तुम यहाँ क्लास करो, क्या करना है, दिक्कत थोड़ी है। चलो बढ़िया है। तो हम लोगों ने पहाड़ कर लिया, अब नदी भी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज करें कि नहीं करें? ये क्या है? अच्छा, बहुत मेहनत किया, देख लेंगे तब, ठीक है। तुम बनाइए कुछ। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। गंगा नदी का भारत में बहाव कितने दूर तक है, कितने किलोमीटर? 2000 से कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितने किलोमीटर बहती है? गंगा नदी बांग्लादेश में कितने किलोमीटर बहती है? गंगा नदी पर कितना प्रयाग बसा हुआ है, तुम बताओ। कितना प्रयाग है गंगा नदी पर? हाँ, सबसे ऊपर में कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। चलिए अगला आइए, यहाँ पर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग, फिर प्रयाग। तो 5 प्रयाग है। हाँ,
नंद प्रयाग में खोजने पर, लेकिन हम नॉर्मल जो बताए हैं जीके के लिए, वो आगे आएगा तो आप लोग इतना पढ़ ही लेंगे। लेकिन उसमें मेरा जो कंसेप्ट है कि जो हमने पढ़ाया है उससे 80% सवाल रहेगा। कितना? 80%। और 20% इस हमारे पढ़ाई के दायरे से बाहर भी हो रहेगा। यह एक बात समझ रहे हैं कि उनको फ़ायदा देने के लिए जो ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बाहर भी पढ़ते हैं। तो कुछ सवाल मान लीजिए जब परीक्षा हॉल में भी जाएंगे, कितना भी पढ़ कर जाएंगे 10-20% सवाल बाहर का आएगा। तो हमारे टेस्ट में वो हमेशा ऑप्शन रहना चाहिए कि 10-20% बाहर से भी आए। क्या? तो कम से कम प्रयास होना चाहिए। प्रयास सफल असफल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नज़दीक ले जाता है। लेकिन मन से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता है। टाइम फ्रेम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम यदि मन से लेंगे तो वो भी नहीं होगा। नदी में बताइए, ब्राह्मणी नदी कहाँ है? राउरकेला इस पे बसा हुआ है, और ये महानदी की सहायक नदी, महानदी का पास यहाँ पर ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। नदियाँ तो बहुत छोटी हुई हैं। अब साबरमती हम बताया था, लिख के नहीं बताया था, लेकिन अब तो साबर नदी पर दो महत्वपूर्ण शहर हैं, एक तो अहमदाबाद है और गांधीनगर। तो ये सवाल बन सकता है। साउथ में मैंने एक श्लोक बताया था आपको, मंत्र पढ़ के बताया था कि इस मंत्र से पूरा नदी कवर होता है। क्या था श्लोक? गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। यानी सिंधु से लेके कावेरी तक, और नर्मदा का भी जिक्र है एक मंत्र में, यानी कि इधर गिरने वाली नदी का भी जिक्र है। लगभग आखिरी नदी है कावेरी, उसके बाद दो ही नदी बचती है, वैगई और पेन्नार। पेन्नार इधर से आती है, वैगई इधर से आती है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा, तो वो थोड़ा सा इधर वाला रेंज नहीं पकड़ा, लेकिन ये पूरा रेंज मोटा मोटी एक मंत्र। गंगा ही जाकर उसको छू रही है। जो भी हो, एक श्लोक से पूरे भारत का एक कंसेप्ट आता है, ठीक है। चलिए, इधर जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बाद एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को काटती है, कर्क। यदि मान लीजिए, तो हम तो मकर बोले। यदि सवाल दे दे, मेरे ऐसा आदमी हो, फंसाना ही टारगेट हो, तो लिख देगा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है, तो लिख देगा पहला माही। बस तुरंत खटाक से मार के 50% डैमेज। ध्यान रखिएगा, मकर रेखा कर्क रेखा जो है पढ़ना पड़ेगा। हम बोले मकर रेखा को, मकर रेखा यहाँ टच ही नहीं करती है, ठीक है। कौन सी रेखा टच करती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से जाती है? कौन कौन? अभी इंटरव्यू में ऐसा करना पड़ता है। इंटरव्यू में 5 लोग होते हैं और एक साथ सवाल पूछ दिए, तो आपको पांचों का जवाब पता करना है, तो सुनना पड़ेगा। आप इनका और आपका हम सुन पा रहे थे, बाकी किसी को सुनाई नहीं दे रहा था, ठीक है। ये तो ये 8 हो गए, ठीक है। तो कर्क रेखा पर ये कर्क रेखा को 2 बार माही नदी। माही नदी का एक और फीचर है, अरब सागर में गिरने वाली तीसरी नदी है। लूनी नदी का एक फीचर है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और लूनी नदी निकलती कहाँ से है? अरावली से, ठीक है। एक हमारा हरिके एक जगह था, इसमें महत्वपूर्ण था न, डैम है वहाँ पर, और वहाँ से वो लगभग 450 किलोमीटर लंबी एक नहर निकलती है। मानव निर्मित सबसे बड़ी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी नहर ये है, ठीक है ना, राजस्थान से निकलने वाली नहर। तो ये हो गया। अब नदी से और क्या आपसे पूछे? नदियों पे परियोजना में कुछ बताए ही थे, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम, भाखड़ा नांगल। भारत के यदि पूछे कि सबसे बड़ा डैम कौन सा है, लंबा रहेगा तो हीराकुंड और ऊंचा रहेगा तो भाखड़ा। हम तो जो वर्ड बोले हैं वो क्लियर है, सबसे बड़ा। बताइए, सबसे बड़ा भाखड़ा नंगल नहीं, सबसे बड़ा हीराकुंड। बड़ा यदि बोले तो हीराकुंड, और लंबा बोले तो भाखड़ा नंगल हो सकता है।
ठीक है, सबसे बड़ा। नहीं सर, नहीं, लंबा है। सॉरी, लंबा नहीं, बड़ा बोले तो हीराकुंड, और भाखड़ा नंगल का कहीं से भी नाम मत लीजिए, वो जो है लगता है लेकिन वो कन्फ्यूज करता है। ठीक है, हीराकुंड के अलावा कौन सा एक महत्वपूर्ण डैम है, वो है समुद्रम, क्या यहाँ पर का शिव समुद्रम, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किस नदी पर है ये? कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है? चंबल पे कौन सा बांध है? सी से है। चंबल पे राणा प्रताप सागर, जावा सागर, अबादी सागर। 3 है, ठीक है। और जो चू से बोले वो चूलिया है, जलप्रपात है। चंबल पर च से ही चूलिया जलप्रपात है। वैसे वो अलग से हम देखेंगे, उसमें हम इसलिए जलप्रपात वाले को रोक दिए अभी नहीं बताया, क्योंकि वहाँ एक कन्फ्यूजन है। आप लोग भी इसका रिसर्च कीजिएगा। जैसे क्या है, यदि पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वो सर है नहीं, मेघालय वाला है सर, निशान इलाका में है, जॉब नहीं है। निसार भी नहीं है, उसका नाम है कुंचिकल। नहीं, नोहा लिखा, नोहा लिखा। कुंचिकल कितना है? वो इसका है सर 340। कुंचिकल का 455। सर्च कीजिए। कुंचिकल जलप्रपात जो है, इसीलिए इसको क्या है, देखिए कुंचिकल यह है 455, और जोग गरसोपा जो कहते हैं यह है 250 पकड़ लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। 250 के आसपास, 25 भी है, क्योंकि ये इस तरह के फॉर्म में है। ये जलप्रपात ऐसे गिरता है। अब ये ऊंचाई हम लोग नापते यहाँ से यहाँ तक हैं, तो 4 बार में है। इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, इसका रॉकेट, रूर, ऐसे करके 4 नाम है। और कुंचिकल सिंगल गिरता है 451। लेकिन कहता है लोग कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो जोग। अब सबसे ऊंचा यदि आ जाए, कुंचिकल आ जाए, तो हो जाएगा कुंचिकल। और वैसे ही तो क्या है कि जब ये 455 है, तो हम सबसे ऊंचा इसको क्यों कहते हैं, इसका थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, क्यों ऐसा है। 455 है तो अनडाउटेडली वो सबसे ऊंचा है। बड़ा का तो एक अलग मामला होता है। जैसे न्यागरा, क्या है, न्यागरा बहुत ऊंचाई से नहीं गिरता है तो ऊंचाई ही, लेकिन बहुत चौड़ाई में फैला हुआ है। तो यहाँ भी ये चौड़ाई वाली बात आती है। जोग में बड़ा, मतलब कि ये बड़ा कहा जाए तो अनडाउटेडली ये हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई के हिसाब से तो कुंचिकल ही होगा। तो दोनों एक साथ आएगा तो कुंचिकल ही मारना है आपको। हाँ, एरिया वाइज बड़ा, जैसे कि क्या होता है कि फैल के गिर रहा है। तो जैसे कि हुंड्रू है, हुंड्रू को क्या कहा जाता है, एशिया में उसका कुछ स्थान है। एक पर्टिकुलर एंगल से यदि उसको एनालाइज किया है तो एशिया में सबसे बड़ा है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और डीप जाके, क्योंकि सवाल फंसाने वाले बनेंगे और सतही बात बता के कोई फ़ायदा नहीं है। तो थोड़ा सा इस पर, क्योंकि अभी क्या है ना कि नेट जो है सबसे भ्रामक स्थिति में है, कुछ भी हो सकता है। गलत इन्फॉर्मेशन लोग डाल दे रहे हैं और फिर अगला उसी को सर्च करके कहीं और किताब छाप दे रहा है। तो लोग कह रहे हम नेट पे देखें, तो नेट कोई मतलब आके गणेश जी लिखे गए हैं, डेटा एंट्री 10,000 रुपया का दे के अमेरिका लिखवाए हुए है, वही तो नेट है। सारा जो इन्फॉर्मेशन कूड़ा करकट है वहाँ पर है। अब उसमें पहले बुक राइटिंग क्या होता था कि अच्छे तरीके से लोग रिसर्च करके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्स बुक्स पढ़ते थे, जाके पांडुलिपियाँ पढ़। आज तो पूछ लो कि पांडुलिपि क्या होता है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है। हैं, भोजपत्र, जो हम लोग मैंग्रोव वनस्पति और ये सब जो पढ़ेंगे उसमें एक भोजपत्र आएगा, भोज का पेड़ आएगा, उसके छाल को छील के उस पर लोग लिखते थे कि ये लंबे समय तक टिका रहेगा तो यही ताड़पत्र आगे जाएगा। नहीं, लेकिन अभी क्या है कि प्लेगेरिज्म आ गया है, इधर का ईंट उधर का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये नदी हो गया, नदी में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो आगे बढ़े, मिटाएं इसको। चलिए बाकी 3 चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। आइए, सबसे पहले उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का मैदान जो है, इसमें क्या पढ़ने लगे, इसका 3 भाग है। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, नेमली इसको क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब का मैदान क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको,
प्लेन्स ऑफ पंजाब। इसी का एक पार्ट हो जाता है राजस्थान का मैदान। और ये जो पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट है? ये मुख्य गंगा का, मतलब मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान। ठीक है, गंगा और यमुना का दोआब भी इसी में आता है। तराई तो ये पूरा एरिया ही तराई है, जो हिमालय से नीचे जो पूरा एरिया है तराई, इसमें मैक्सिमम तराई आता है। ठीक है, तो गंगा का मैदान, या इसको क्या और बोलेंगे? मध्यवर्ती मैदान। इसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र, सॉरी का नहीं, का मैदान। तो ये हो गया फैलाव के आधार पर, कहाँ क्या फैला है। एक यहाँ फैला हुआ है, एक यहाँ फैला हुआ, एक यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, तो पंजाब का मैदान किन दो नदियों के से लाए हुए मिट्टी से। मैदान कब बनेगा? जब मिट्टी लेके नदियाँ आके डिपॉजिट कर देंगी तो मैदान बन जाएगा। लंबे समय में यह प्रक्रिया होती है तो मैदान बनता है, यही ना इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ पे रावी है, सतलज है, ब्यास है और झेलम है। झेलम तो ऊपर हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा। झेलम और सिंधु को छोड़ दीजिए, तो उसके नीचे जो 4 नदियों का डिपॉजिट लाया गया उससे बना पंजाब का मैदान। ठीक है, पंजाब से नहर वहर ला के या कुछ भी करके थोड़ा बहुत इधर पानी गया तो वहाँ पे कोई डिपॉजिट हुआ। अरावली वाला जो, अरावली का जो पश्चिम वाला भाग है, अरावली का जो पश्चिम वाला भाग है, वहाँ पे शुष्क वनस्पतियाँ कुछ कुछ पाई जाती हैं, सूखी जो वनस्पतियाँ होती हैं। और वहीं पर लूनी नदी वाला जो क्षेत्र है थोड़ा सा, तो वहीं पर थोड़ा सा मैदान भी बन गया, जिसको कहते हैं राजस्थान का। अरावली यहाँ पर है, ये अरावली के इधर ये जो एरिया नहीं थोड़ा हरा टाइप का दिख रहा है, ये एरिया हो गया। ये अरावली जो है नॉर्दर्न तो कोई मतलब ही नहीं है, सेंट्रल में ही आएगा। ये नॉर्थ तो यहाँ के ऊपर ही जाता है, क्योंकि यहाँ बिंद से यदि बिंद से बांटे तो ये नॉर्दर्न में जाएगा। ओवरऑल भारत के कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में नॉर्थ में जा सकता है, लेकिन बेसिकली वेस्टर्न पार्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, लोकेशन देख लीजिए इसका यहाँ पर। तो इसके पश्चिमी भाग में ये जो मैदान है ना, यही है राजस्थान का मैदान। ठीक है, इसमें एक आध लेक वगैरह भी है छोटा मोटा, जिसमें नमक पाया जाता है। ठीक है, डिडवाना वगैरह या ऐसे कुछ नाम है इसका। और ये पंजाब का मैदान, बेसिकली इसमें ध्यान देना कि पंजाब के मैदान का फॉर्मेशन कौन कौन नदी किया, तो वो 4 नदी का। ठीक है, इसमें इसके अलावा ज़्यादा कुछ जानने का और कुछ है इसमें जानने लायक? वेटलैंड तो बताया कि इसमें कच्छ के रन तक जाता है, ये वहीं जाके ख़त्म होता है। तो ये हो गया आपको पंजाब का मैदान। अब गंगा का मैदान, गंगा का मैदान ये पूरे एरिया में जो सबसे ज़्यादा यही है, गंगा का मैदान। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह भी कितना किलोमीटर फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र का मैदान? लगभग 700, 650 प्लस किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह मैदान है। तो ये लंबा ही चौड़ा है, छोटा मोटा नहीं है। और ये पूरा का पूरा किस एरिया में आएगा? इस एरिया में आएगा। ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, ये सारा ये पार्ट है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये। ठीक है, अब इसका एक डिवीज़न तो हो गया फैलाव के आधार पे, 1, 2 और 3। अब ये गंगा नदी और यमुना के दोआब से बना है, यानी दोआब किसको कहते हैं? 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। तो यहाँ पंजाब में वाला जो क्षेत्र है, यहाँ भी 2 नदियों का 2 दोआब बना है। एक बना सतलज का ब्यास के साथ, और इसका ये रावी और चेनाब का। तो ये दोआब है, तो ये दो दोआब मिलके यहाँ पर फर्टाइल लैंड बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी एक क्षेत्र डिपॉजिट का बन रहा है। और यहाँ कौन सा एक द्वीप बनता है? माजुली। ठीक है, माजुली नदी द्वीप बन जाता है ब्रह्मपुत्र के डिपॉजिट से। और इसके बगल में एक और छोटा सा नदी द्वीप बनता है, उमानंद। ठीक है, तो यह भी बहुत फर्टाइल एरिया हुआ। अब इसमें एक आता है कंपोजिशन के आधार पर, जैसे इधर हिमालय है और इधर हम मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हिमालय है और ये प्लेन्स है।
तो जब चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी का प्रकार दूसरा होगा, यहाँ पे मिट्टी का प्रकार दूसरा होगा, यहाँ दूसरा होगा और यहाँ दूसरा होगा ना। तो क्या क्या हो जाएगा, मिट्टी ऊपर से इस तरफ आएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, इसको ये शिवालिक के आसपास की मिट्टी है, ज़्यादा पथरीली कंकड़ी, ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा कंकड़ीला होगा, ज़्यादा ही होगा। फिर नीचे आएंगे तो खादर, बांगर और इस तरह से एलुवियल सॉइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मिट्टी के आधार पे खादर, बांगर, ये बेसिकली इसको याद रखना है, खादर किसको कहते हैं और बांगर किसको कहते हैं। तो जो नवीन एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, और पुराने वाले को बांगर। तो दोनों ही उपजाऊ होता है, खादर भी और बांगर भी। तो ये मिट्टी के आधार पर इस मैदानी भाग का एक हो जाता है कि कहाँ खादर है कहाँ बांगर है, ये देख लीजिएगा। तो ये जो दोआब वाला एरिया है, यहाँ पे आके यह सबसे बेस्ट मिट्टी हो जाती है। तो दो ही कंसेप्ट है इसमें कि पहाड़ के देखिए जितना नज़दीक रहेगा वहाँ मिट्टी का क्वालिटी दूसरा रहेगा, ख़राब नहीं है, दूसरा है, वहाँ दूसरी चीज़ होगी। लेकिन जो हमारे धान और गेहूं का जो बेसिक खेती करना है, तो धान गेहूं के लायक मिट्टी जब होती है वो एलुवियल सॉइल होती है, और खादर और बांगर दोनों में धान की खेती हो सकती है। ठीक है, तो यह फर्टिलिटी के हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, जैसे नदी ज़्यादा दूर जाएगी तो मिट्टी और ज़्यादा पतला हो जाएगा और चिकना हो जाएगा। तो इधर का यदि कहा जाए कि पंजाब साइड का मिट्टी ऊपर से नीचे की तरफ आने के बाद सब प्लेन का मिट्टी एक ही जैसा हो जाता है। ठीक है, वैसे यदि पूरे भारत के कंसेप्ट में देखेंगे तो मिट्टी हम लोग अलग से देखेंगे। यहाँ ब्लैक सॉइल ज़्यादा है इस एरिया में, फिर जैसे जैसे बीच वाला पार्ट आएगा तो इसमें रेड सॉइल का मात्रा ज़्यादा है, और जैसे आप इस एरिया में आएंगे जो कलकत्ता वाला एरिया और ये सब, उधर एलुवियल सॉइल का ज़्यादा मात्रा है। तो बेसिकली हमारा मिट्टी का वर्गीकरण वो अलग से हो जाता है। तो मैदानी भाग में इतना ही काफ़ी है, मैदान में और कुछ ज़्यादा है नहीं। चूँकि बिहार का एग्ज़ाम है इसलिए उसको अलग से देख लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो मान लीजिए गंगा का मैदान है। ठीक है, तो गंगा का मैदान बिहार में आने के बाद दो भाग में बढ़ जाता है। ठीक है, ये उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसमें गंडक, कोसी, तमाम नदियां हैं। ये कौन कौन सी नदी है, गंडक, कोसी, कमला, फिर आपको इधर बलान, फिर ये महानंदा और एक आध नदी है इस तरह की। ठीक है, बागमती भी है, बागमती तो इधर ही है। तो ठीक है ना, तो ये तमाम नदियाँ ऊपर से आती हैं, गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान, महानंदा। तो ये सब क्या हमने बताया कि जो नदियाँ डिपॉजिट करती हैं उसी से गाद से मैदान बनता है। तो ये उत्तर का मैदान किन नदियों से बना है, सवाल पूछ सकता है। तो इन नदियों से बना है। नीचे में 4 नदी बता दीजिए, सोन, पुनपुन, फल्गु और एक नदी है पंचानन। पंचानन या चानन, क्या नाम है, पंचानन। यह है फल्गु, सॉरी, और यह है पुनपुन, और यह है सोन। तो ये उत्तर और ये दक्षिण क्या है, गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान कहाँ पर, बिहार में। वैसा ही इधर होगा तो ऊपर वाले को तराई भाग कहेंगे। जैसे यूपी में आएंगे तो तराई पार्ट यूपी में ज़्यादा है, बिहार में भी तराई है यहाँ पर, लेकिन यूपी में ये वाला पार्ट जो गोरखपुर के आसपास है सब तराई का पार्ट आता है। ठीक है, बिठा दें इसको। वैसे बिहार का नदी एक बार बिहार जब पढ़ाएंगे तो फिर एक बार बताएंगे, कुछ और नदियाँ छूट जाएंगी उनको भी। जैसे धीरे धीरे बिहार में आप 10 नदी जानने लगे हैं, होता 2-4 नदी और जोड़ दिया है उसमें। ठीक है, तेल नदी कहाँ पर है, जोंक नदी कहाँ है, कहाँ, टोंस नदी, हाँ यमुना के साथ ही आता है। हाँ, मतलब वो भी इधर से ही जाके जो यमुना को इधर से टच करती है, गंगा को ही इनफैक्ट, तो वो सोन, टोंस और 2 नदियां हैं।